इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर आसीन मेरे अनुज राम प्रसाद वर्मा जी, जो अर्थशास्त्र विभाग में प्राध्यापक है, हमारे अनुज भाई डॉक्टर कमल सिंह, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, और इस कार्यक्रम को दिशा दे रही कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिखा जी, तथा मेरे समक्ष उपस्थित सभी एनएसएस के वॉलंटियर्स, राष्ट्र के भावी कर्णधार, नारी शक्ति, आप सब जो हैं सौभाग्यशाली हैं, बधाई के पात्र हैं कि आपने एनएसएस में आप शामिल हुई हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सेवा योजना एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से व्यक्ति का चहुमुखी विकास होता है। जानते हो चहुमुखी, बहुआयामी क्या होता है? बहुआयामी कौन बताएगा? बहुआयामी शब्द का क्या अर्थ है, बताओ? नहीं मालूम? बड़ा आश्चर्य की बात है। ये सामान्य शब्दावली है। बहुआयामी का मतलब बहुत सारे आयाम है। चहुमुखी का मतलब हर तरफ से, चारों दिशाओं से, ठीक है ना? बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, कहते हैं ना, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, ठीक है ना? विभिन्न आयाम हैं। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से व्यक्ति का जो है या छात्र छात्राओं का बहुआयामी विकास होता है। अभी शुरुआत में वर्मा जी ने कहा, शिक्षा के बारे में पूछा आपसे, है? वास्तव में ये जो शिविर का आयोजन हो रहा है, इस शिविर का आयोजन क्यों हो रहा है? आप यहाँ क्यों बैठे हैं? ये जो एनएसएस में आप शामिल हुए हैं, क्यों शामिल हुए हैं? क्या इसका उद्देश्य है, बताओ? नहीं मालूम? हेलो, क्या बताओ? हाँ, क्या कहना चाह रही है? लोगों को जागरूक करना। वेरी गुड, बैठो। हाँ, तुम बताओ। अपने गुणों में विकास करना और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना। ठीक, वेरी गुड। देखिए, जो शिक्षा है, अभी साक्षरता का विषय आज है, तो शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शिक्षा व्यक्ति क्यों ग्रहण करता है? या शिक्षा के द्वारा क्या चीज विकसित होती है? आप जो है शिक्षा के माध्यम से बालक का सर्वांगीण विकास होता है? मुझसे पहले कहा था वर्मा जी ने, होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र विकास। अब वो समग्र विकास कौन सा? बहुत सारे सब विकास के पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट है डेवलपमेंट के, जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये सब जो है ना, इससे क्या होता है कि जब विकास हर तरीके से होता है तो वो एक बहुआयामी विकास कहलाता है। और ये एक मैंने जो बताया था कि एक एनएसएस ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से चारों दिशाओं को गाड़ी चलती है, जहां से बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास होता है। इससे लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होती है, बोलने की क्षमता, बोलने की जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की क्षमता भी इसके अंदर पैदा होती है। आपका कल्चरल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, बिल्ड होती है, आपके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, और एनएसएस में जो शिक्षा का उद्देश्य क्या है, एनएसएस का उद्देश्य क्या है? भाई आज आप यहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? आप कॉलेज में भी कैंप लगा सकते थे, कॉलेज में रोजाना आप पढ़ने जाते हो, फिर यहां आने की क्या आवश्यकता रहेगी? क्यों? तो यहां क्यों आए हो आप? क्योंकि जो एनएसएस का जो उद्देश्य है ना, कि सामुदायिक कार्यों के द्वारा विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना, जो कम्युनिटी वर्क है, क्योंकि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो कब पूरा होगा? जब हम शिक्षा को समुदाय के साथ जोड़ेंगे।
शिक्षा को कम्युनिटी के साथ जोड़ेंगे, तभी शिक्षा का उद्देश्य जो है, उद्देश्य तात्पर्य जो समग्र विकास की हम बात कर रहे हैं, वो समग्र विकास जब हो पाएगा जब हम शिक्षा को समुदाय के साथ जोड़ते हैं। और इसीलिए चाहे वो रोवर रेंजर्स हो या वो एनसीसी हो या एनएसएस हो, हम इसके माध्यम से विद्यार्थियों की जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट करते हैं। क्योंकि जो सामाजिक विकास है संवेगात्मक विकास है, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साथ में रह करके होती हैं। और जो हमारी कम्युनिटी है, जब तक हम शिक्षा को समुदाय के साथ नहीं जोड़ेंगे, शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए एनएसएस का संचालन हुआ है और एनएसएस के माध्यम से आपको एक आइडियल, समझे नहीं, एक आदर्श नागरिक, आइडियल क्या होता है? आइडियल जब हो जाता है, जिसके साथ आइडियल लग जाता है, वो एक स्पेशल होता है, वो विशिष्ट होता है, विशेष होता है। आपको आदर्श नागरिक बनाने की बात है। आदर्श नागरिक बनाने के लिए आपको यहाँ रखा गया है कि आप 7 दिन के शिविर के माध्यम से आपको देश का एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए। इसलिए राष्ट्रीय सेवा योजना का शुभारंभ हुआ था। समझे नहीं? कब हुआ था? बताओ यार भाई, हम 5 दिन यहाँ हो गए, हमको हम कर क्या रहे हैं? कुछ ना कुछ तो चीजें हमको आनी चाहिए ना भाई। एनएसएस का शुभारंभ कब हुआ? बताओ। कौन बताएगा? किस दशक में हुआ? लगभग यही बताओ। किसके आसपास हुआ? कौन बताएगा? बताओ। गांधी जी का जन्मदिन कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को है। आगे भी कब हुआ था जन्म उनका? ये तो बड़ा अफसोस की बात है। हम यहाँ रह करके अपना समय भी व्यतीत कर रहे हैं और यहाँ रह करके हम चीजों को अगर ना जाने तो ये जो हमारा समय है ना, समय बड़ा कीमती होता है। समय की कीमत जानो। एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ था गांधी जी का जन्म? सही बता रही, बोलो दोबारा सही बोलो बेटा, बोलो सही बोलो। प्रियांशी के पास 1869, ठीक है ना? यही 1869। सही जानते हुए भी नहीं बोलते हैं। अब ये क्या है? ये जो है, एक मिनट रुक जा बेटा, थोड़ा रख लीजिए। ये जो है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है हमें अपनी अंदर जो है ना आत्मविश्वास को जगाना है। एनएसएस सॉन्ग पढ़ा था आपने? पढ़ा है ना? पूरे एनएसएस सॉन्ग की एक एक पंक्ति को आप देखिए क्या है कि उठे समाज के लिए उठे उठे, जगह स्वराष्ट्र के लिए जगह जगह, स्वयं सजे वसुंधरा सवार। अरे पहले स्वयं तो सजो, स्वयं का तो विकास करो पहले, ठीक है ना? हम जो साक्षरता की बात कर रहे हैं कि हम इस शिविर के माध्यम से, शिविर जो है यहाँ पर नगरा में क्यों लगाया गया? ये जो मलिन बस्ती, एक प्रकार से शिविर वहां लगता है जहां मलिन बस्ती होती है। मलिन बस्ती से तात्पर्य क्या होता है? जहां तमाम प्रकार की सुविधाओं का अभाव होता है, ठीक है ना? जहां साक्षरता का अभाव होता है, जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। और उस क्षेत्र में जाकर के, उस मलिन बस्ती में जाकर के हम क्या करते हैं? वहां के लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता उत्पन्न करते हैं। यही है ना, जागरूकता उत्पन्न करते हैं। वो किस लिए? और वहां के लोगों के साथ हम बात करते हैं, वहां की परिस्थितियों से हम अवगत होते हैं, वहां के बारे में हम जानते हैं, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो जल संरक्षण से संबंधित हो, या आपका साक्षरता से संबंधित हो। साक्षरता क्या है? वर्मा जी ने बहुत अच्छे से उसको डिफाइन किया था अभी कि 7 साल से ऊपर है जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो साक्षर की श्रेणी में आता है। साक्षरता आज हमारे देश की साक्षरता है, कितने लोग साक्षर हैं आज? कितने प्रतिशत बताओ? 74.0। कितना? 74। चलिए ठीक है। अब ये बताइए कि हम देश आजाद कब हुआ हमारा? बताओ। 1900
भाई ये बताओ, अगर ऐसे मौके पर कोई बाहर का व्यक्ति आया होता, हम लोग चलो घर के हैं, अगर यहाँ कोई बाहर का माननीय विश्वविद्यालय, आपके जो कैंप की सूचना है ना, ये दिल्ली तक सूचना है कि नगरा के मंदिर में ये कैंप लग रहा है। अगर कोई व्यक्ति जो है एनएसएस से जुड़ा व्यक्ति, कोई अगर लखनऊ से या बदायूं होते हुए अगर दिल्ली जा रहा हो और वो जुड़ा हो, उसे पता हो अगर वो कैंप लगता है, वो यहाँ आकर के कैंप चेक कर सकता है आपका। कैंप चेक किया जा सकता ठीक है ना। अगर वो आकर के ये सब चीजें पूछता, जब मैंने कैंप लगाया था, मैं अपना अनुभव शेयर करूं, तो मेरे कैंप का निरीक्षण 5 जगह से लोग आए थे, 5 जगह के लोग। अब आप ताज्जुब करें, 10 दिन का कैंप हुआ करता था पहले एनएसएस का, तो 5 टीम आई थी 5 जगह से, विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, दिल्ली, ये ना, मतलब 5 जगह के लोग आए थे। तो इसलिए हमको जो है कि एनएसएस में जुड़े हैं तो हमको सब चीजें आनी चाहिए। तो जो साक्षरता है, अभी बताया ना उसने कि 74% के आसपास है, तो 74% क्यों, 100% क्यों नहीं है? क्या कारण है इसके? भाई साक्षरता को तो डिफाइन कर दिया, लेकिन कारण क्या है कि साक्षरता अभी तक हमने 100% क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, बहुत सारे देखिए, वहां साक्षरता जो है हिंदुस्तान की तुलना में बहुत आगे है, और जितने साउथ कंट्री हैं वहां साक्षरता बहुत कम है। कारण क्या है इसका बताओ? है गरीबी। तो शिक्षा जो है ना, जो साक्षर वाली बात है, यहाँ साक्षरता के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैंप लगा सकते हैं। और हमारा क्या उद्देश्य होना चाहिए कि जिस गांव में आप कैंप लग रहा है, उस गांव में सबसे पहले क्या करते हैं? हम वनडे कैंप लगाते हैं। वनडे कैंप में क्या करते हैं? 1 दिवसीय कैंप जब लगता है तो उसमें ये काम किया जाता है कि कितने निरक्षर व्यक्ति हैं इस गांव के अंदर, उनको चिन्हित करना होता है, नाखून नहीं चापते हैं, ठीक है ना। कितने निरक्षर व्यक्ति हैं उनको चिन्हीकरण करते हैं, और चिन्हीकरण के बाद जब 7 दिन का कैंप लगता है तो उन लोगों को जो है कम से कम हस्ताक्षर करना तो सिखा दें। कितने लोगों ने करा ये काम बताओ? लास्ट ईयर जिन्होंने किया बताओ। वही बताइए कि हम जो ये शिविर लग रहा है, विशेष शिविर, इस विशेष शिविर में हम कितने लोगों को साक्षर कर पाए हैं और कितने लोगों को हम साक्षरता के प्रति जागरूक कर पाए हैं। जागरूकता और साक्षर करना दोनों में अंतर है। साक्षरता अभियान चलाना, लोगों के अंदर चेतना उत्पन्न करना है, जागरूकता उत्पन्न करना है, लेकिन कितने लोगों को हमने साक्षर बनाया? आप आज 40 हैं, अगर एक ने भी एक व्यक्ति को पकड़ लिया होता, किसी भी महिला को जो हस्ताक्षर करना नहीं जानती है, और रोजाना जाकर के जो है 10 मिनट या 15 मिनट जो है उसको सिखाते, और 7 दिन में अगर आपने हस्ताक्षर करना सिखा दिया होता तो इस शिविर की सार्थकता बढ़ जाती। 50-40 लोग जो है नगरा के अंदर जो निरक्षर थे वो साक्षर हो जाते। भाई हस्ताक्षर करना आना चाहिए, पढ़ना लिखना आना चाहिए, इतना ही तो है साक्षर बनने के लिए। तो ये कहाँ किया हमने बताओ? नहीं किया ना। केवल जो है, अन्यथा मत दीजिएगा, केवल हम बैनर लेकर के नारेबाजी करते रहे, इससे काम नहीं चलेगा। ये तो है ही है, इससे और आगे बढ़ना है। पानी है क्या? इससे और आगे बढ़ना है, समझे नहीं? हम काम करें कि स्वयं सजय वसुंधरा सवार दे। अरे हम पहले अपने अंदर बैठ जाओ, अपने अंदर चीजों को विकसित करें। हमने क्या करा है बताइए? शिविर के दौरान 7 दिन का कैंप लगा आपका। 7 दिन के कैंप के माध्यम से कितने लोगों को हमने जागरूक किया, कितने लोगों को हमने साक्षर किया? अगर कोशिश करते तो 40 लोग जो हैं वो 7 दिन के अंदर साक्षर हो सकते थे। ठीक है? क्यों साक्षरता क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि हम जो है आज भी, हमारे यहाँ बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं। गरीबी एक कारण हो सकता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों की साक्षरता आज भी जो है बहुत कम है। बहुत सारे कारण क्या है कि बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति जो है वो जागरूकता उतनी नहीं है, बालिकाओं के प्रति जो है जो लैंगिक भेदभाव है, वो लैंगिक भेदभाव भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है।
और लैंगिक भेदभाव के साथ साथ क्या है, सामाजिक असुरक्षा सबसे बड़ा कारण है। सामाजिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा क्या है बताओ भाई। आज भी देखिए कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति सही, लेकिन समाज में जब लड़कियों का जन्म होता है तो कहीं ना कहीं जो है वो इस बात को सोचता है कि साहब एक जिम्मेदारी मानता है उसको। जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो हमारे समाज में जो असुरक्षा का माहौल है, असुरक्षा का जो वातावरण है, भय का जो वातावरण है, वो उससे डरता है, लड़की से नहीं, वो समाज के ताने बाने से उसको डरता है। तो हमें जो है कम से कम अपने पढ़ लिख करके हम साक्षर हों। और साक्षरता का महत्व क्या है? देखिए कम से कम जब हम पढ़ लिख जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति, बहुत सारी घटनाएं जो है ऐसी होती है कि साहब उसने उसका अंगूठा लगवा लिया और उसने तमाम संपत्ति जो है वो उसके नाम चली गई। होता है ऐसा नहीं? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और वो बेचारे जो है पैदल हो जाते हैं, उनका जीवन जो है वो असहाय हो जाता है। तो इस कारण जो है बहुत सारी चीजें हैं। गरीबी, आज देखिए बहुत सारे जो बाल विवाह है, बाल श्रम है, ये सब क्या है? ये सब साक्षरता के अभाव में है, हम लोग नहीं जानते है, गरीबी के अभाव कारण है। तो गरीबी को कैसे हम जो है गरीबी से मुक्त हो सकते हैं? तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति का विकास करती है। आज हमारा देश जो है साक्षरता में पीछे क्यों है? क्योंकि हमने देश की बहुत बड़ी आबादी को, बहुत बड़ी संख्या को जो है वो शिक्षा से वंचित रखा, जिसमें देश की आधी आबादी के रूप में तो महिला वर्ग है? और महिला वर्ग के साथ साथ और भी जो है वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, जो शिक्षा से दूर रहा, और वो जो बहुत बड़ी खाई थी वो आज भी जो है पूरी नहीं हो पा रही। तो जो भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान में जो शिक्षा के मौलिक अधिकार की बात कही गई है, जो शिक्षा का अधिकार की बात कही गई है, राइट टू एजुकेशन की बात की गई है, उसमें क्या है, आज भी चीजें जो है वो किस प्रकार से कागजों में चल रही। बहुत सारी चीजें हैं। आज भी जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, उन पब्लिक स्कूलों में बच्चों के एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन के प्रति जो है प्रावधान है। लेकिन होता क्या है कि पब्लिक स्कूल वाले जो है वो 2-4 बच्चों का एडमिशन लेते हैं, उसके बाद वो मना कर देते हैं। यहाँ तक है कि साहब उन्होंने अलग उसका एक सेक्शन बना दिया है। हाँ, ऐसा होता है, मैं देखा हूं। कि साहब ऐसे बच्चों को हम अलग सेक्शन बनाएंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो कहने का आशय मेरा ये है कि हम साक्षरता दर को कैसे बढ़ाएं। साक्षरता दर को कैसे बढ़ाएंगे? कि जब हम शिक्षा का महत्व समाज के अंदर बताएंगे, शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसको पूरा करेंगे, और शिक्षा के महत्व को बताने के लिए क्या करेंगे, तमाम प्रकार के हम बच्चों के साथ, आप 10-10 की टोली बना लीजिए, 5-5 की टोली बना लीजिए, जो निरक्षर लोग हैं उनके साथ बैठ करके बातें करिए, उनके साथ फ्रेंडशिप करिए, महिलाओं के साथ, उन्हें बताइए कि शिक्षा से होता क्या है। क्योंकि जब तक हम किसी दवाई को जब खाते हैं ना, और उसका फायदा हमको नहीं मालूम है, तो हम दवाई को नहीं खाते। दवाई से क्या फायदा होगा है, दवाई से क्या लाभ होगा, तभी हम उस दवाई को खाते हैं। आज जो जितने भी मलिन बस्ती हैं वहां क्या है, अरे पढ़ लिख के कौन सा कलेक्टर बनेगा तू? होता है नहीं होता है? कौन कमाएगा घर को? ये धारणा जो है लोगों में अभी भी है। क्या करेंगे पढ़ लिख करके? है तो ये तो शादी होनी है, तो ये पराए घर जाना है, मतलब ये धारणा जो है समाज में व्याप्त है। तो ये धारणा को कैसे बदलोगे आप? ये हमारा काम है, क्योंकि हम एनएसएस के वॉलंटियर्स हैं, हमसे समाज को उम्मीद है। हम जो है हमको वो लगी मैंने इनकी, समझ रहे बात को? नहीं, अभी 1:30 बजा है। एंट्री करानी सर। तो कहने का आशय मेरा ये है कि हम समाज के प्रति हमारी क्या जवाबदेही है। देखिए ये जो कैंप लग रहा है ना, इस कैंप के माध्यम से जो मलिन बस्ती है उसमें साक्षरता प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चिंतन करना चाहिए, इस पर हमको मनन करना चाहिए, इसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए। साक्षरता का महत्व हमको पता होना चाहिए, और क्षेत्र में जाकर ये प्रैक्टिकल वर्क, थ्योरी के साथ साथ क्या है कि प्रैक्टिकल व्यावहारिक पक्ष इसका क्या है,
भाई आपने ज्ञान यहाँ ले बौद्धिक सत्य के माध्यम से चीजें प्राप्त कर ली, हाँ अब ये लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा? जिस उद्देश्य के लिए आपके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपको देश के प्रति एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है, तो जिम्मेदार नागरिक की क्या भावना होती है कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। अभी आपसे पूछा जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, बताइए। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ बताओ, आपका लक्ष्य क्या है? भाई आप पढ़ाई कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, क्या टारगेट है जीवन में आपका? आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, बताओ। तुम बताओ, खड़ी हो। आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? अच्छा नागरिक बनना है। अच्छे नागरिक की विशेषता है बताओ। ठीक, वेरी गुड। देखिए, हमें जीवन का हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमें राष्ट्र को ऊपर ले जाना है, राष्ट्र के उत्थान के बारे में हमको सोचना चाहिए, ठीक है ना। जब भी हम कोई कार्य करें, क्योंकि जो एनएसएस का वॉलंटियर्स है उसकी भावना ये होती है कि जब भी वो कोई कार्य करता है वो पहले राष्ट्र को सबसे ऊपर रखता है, और राष्ट्र को सबसे ऊपर रख करके हम कार्य करते हैं। हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे कि राष्ट्र को क्षति हो, ठीक है ना। बहुत सारे उदाहरण हैं भाई। क्लास में आप जो है बैठती हैं, अगर आप मान लीजिए बिजली जल रही है, बल्ब जल रहा है और बल्ब की आवश्यकता है नहीं जलने की, रोशनी पर्याप्त है, तो क्या आप करेंगे? या क्लास खाली हो गई, बल्ब को अगर बंद कर देते हैं, है? बहुत से लोग क्या करते हैं, कीड़ा खाते हैं, छिलका कहीं भी फेंक देते हैं। होता नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं। आप घर से विद्यालय जा रहे हैं, पानी की टंकी खुली है, आपने अगर बंद कर दिया, उसको क्या जा रहा है आपका, बताइए, लेकिन आप इग्नोर करते हुए निकल जाते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके अंदर जो है एक अच्छे जिम्मेदार नागरिक की भावना को विकसित करती है। हमें हर व्यक्ति जो है चाहता है कि मेरी प्रशंसा हो। ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये चाहता हो कि मुझे कोई अप्रिशिएट ना करे। देखिए, हर आदमी चाहता है, लेकिन क्या हम ये भी चाहते हैं कि हम दूसरे की प्रशंसा करें? ये नहीं चाहते, ये हम कभी नहीं चाहते। दूसरे की हम कमियों को ढूंढते हैं और अपनी हम प्रशंसा चाहते हैं। तो ये दोनों कैसे संभव है, बताइए? संभव है नहीं है? भाई दूसरे की हम चुगली करेंगे, दूसरे की हम कमियां ढूंढेंगे, लेकिन अपने बारे में ये धारणा रहती है कि लोग मेरी तारीफ करें। अच्छा, जिसकी तारीफ करते हैं वो बड़ा खुश होता है, होता नहीं होता है? तो तारीफ अच्छी लगती है, प्रशंसा अच्छी लगती है। तो इस शिविर का जो सार्थकता है, ये एक साक्षरता का विषय था, इसके अलावा और बहुत सारे विषय हैं। आप 7 दिन पहले यहाँ आए थे, 5 दिन पहले, और 2 दिन के बाद आप चले जाएंगे। तो इस कैंप से आपने क्या सीखा? एनएसएस का जो विशेष कैंप लगाया गया, उस कैंप से आपने सीखा क्या? सीखना क्या है भाई? सीखना व्यवहार में परिवर्तन है नहीं है? पढ़ा होगा। सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। यदि वास्तव में आपने सीखा है तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, आपके आचरण में परिवर्तन होना चाहिए, आपके बिहेवियर में परिवर्तन होना चाहिए। जब यहाँ से महाविद्यालय जाएं या अपने घर जाएं, तो घर वाले भी सोचें कि भाई कैंप के बात करके आई है, 7 दिन में बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ है, इसके सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। जो इमोशनल डेवलपमेंट वाली बात थी ना, संवेगात्मक विकास, घृणा, क्रोध, निंदा, ईर्ष्या, ये बहुत ज्यादा आदमी के अंदर जगनी हुई है। सहेली के जो है 2 लड़कियां सहेली आपस में, अगर दूसरे के नंबर ज्यादा आ गए तो उसको अच्छा नहीं लगता है, इसके नंबर ज्यादा आ गए, मेरे नंबर कम है। तो ये जो ईर्ष्या की भावना है ना, ईर्ष्या की भावना, ये कहाँ से? ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन कैसे हम कम करें ये भावना हमारे अंदर हो? घृणा, ये कैंप क्यों लगाया जाता है? क्योंकि कैंप के माध्यम से आपका सामाजिकता का विकास होता है, परस्पर स्नेह की भावना, मिलजुल कर कार्य करने की क्षमता का विकास, ठीक है ना, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। चाहे वो आपका लैंगिक भेदभाव हो, चाहे वो आर्थिक भेदभाव हो, चाहे वो जातिगत भेदभाव हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पर भेदभाव हो। ये मेरी जाति की नहीं है तो मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। मतलब ये सारी भेदभाव को खत्म करके, इससे ऊपर उठ करके
है एनएसएस के वॉलंटियर की सोच होती है। हमारी जो सोच है एनएसएस के वॉलंटियर्स की इन सबसे ऊपर है। उसमें ना घृणा का स्थान है, ना निंदा का स्थान है, ना क्रोध का स्थान है, ना उसके अंदर भय का स्थान है। ऐसा वॉलंटियर्स होना चाहिए। एनएसएस, देखिए मेरी पत्नी ने भी एनएसएस रही है, मैं आपको बताऊं। मेरी वाइफ जो है वो एनएसएस का 2 कैंप कर चुकी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो उससे बहुत सारी चीजें, एक सोशबिलिटी, सामाजिकता का विकास होता है। कैसे आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं ये आना चाहिए। कल को आपकी शादी होगी है भाई, परिवार में जाएंगे, परिवार में जाने के बाद क्योंकि महिला जो है परिवार की धुरी है, धुरी का मतलब समझ रहे, उसका एक केंद्र बिंदु है, वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है उसका। तो उसको भी परिवार से जो है, महिला से परिवार बनता है, तो उसकी सोच कैसी है उस पर बहुत बड़ी चीजें जो है आधारित है। तो हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। अगर आपके बात करने का तरीका, आपका आचरण, आपका व्यवहार अच्छा है तो स्वाभाविक रूप से लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। और एनएसएस के वॉलंटियर्स को केवल इसी क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में ऊपर टॉप पर रहने की जो है उसके अंदर आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि साहब को हम कैंप के माध्यम से हमारे नंबर कम आ गए, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज नहीं आपने बहुत कि हमने जो है एनएसएस का कैंप किया था हमने, पापा, वो 7 दिन हम मैडम ने वहां रोको हमें और हमारी पढ़ाई तो हो ना पाई। ये एनएसएस की आदत नहीं है। एनएसएस का वॉलंटियर्स को हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, खेल कूद का, कितने बच्चे ऐसे हैं जो खेल कूद में भाग ले रहे हैं इस बार? ठीक बताओ, कोई नहीं। क्यों? वही बच्चे तो एक्टिव रहते हैं भाई ये जो बता, हाँ। हमने क्या कहा था, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास कैसे होगा? जब आप हर क्षेत्र में आपकी प्रतिभागिता होगी और हर क्षेत्र में प्रतिभाग करने के साथ साथ हर क्षेत्र में हम सर्वोत्तम स्थान पर रहेंगे, ऊपर रहेंगे, तब आपकी तारीफ होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे। आप जिस मोहल्ले में रहती होंगी कि साहब फलाने की लड़की देखिए, घर का भी काम बहुत अच्छा करती है, अपने माँ बाप की इज्जत भी बहुत अच्छी करती है, बड़े अच्छे संस्कार है, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है उसका, और पढ़ाई में भी अव्वल आती है, खेल कूद में भी अव्वल आती है। देखिए कैसे तारीफ नहीं होगी आप, होगी नहीं होगी? तो ऐसी सोच अपने अंदर विकसित करिए। बहुत बढ़िया सर, ठीक है ना? बहुत सारी चीजें हैं, एनएसएस का बहुत बड़ा विषय है और बड़ा लंबा अनुभव है एनएसएस का। लगातार 10 दिन तक बोलते रहेंगे, इतना बहुत सारा विस्तार का क्षेत्र है ये, तो ज्यादा नहीं कह करके तो केवल इतना कहूंगा कि आप जो हैं दूसरों को साक्षरता के प्रति, साक्षरता कैसे लोगों को हमें साक्षर बनाना है, उसके लिए अपने अंदर मस्तिष्क में बात बैठा लीजिए। जहां भी आप रहते हैं, इस गांव में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन जिस गांव में भी रहते हैं आप अपने गांव में, पड़ोस में चिन्हित कर लीजिए कि हम 5 या 2 लोगों को, ऐसे निरक्षर व्यक्ति को चिन्हित कर लें। इस कैंप में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ के जाने के बाद आप उन लोगों को, हर व्यक्ति जो है वो 5-5 लोगों को साक्षर करें। ये संकल्प हमको लेना चाहिए। और आपने 5 लोगों को भी साक्षर कर लिया जिंदगी में, ये बहुत बड़ा आपने जो है उपलब्धि होगी। ठीक है ना? इन्हीं सब चीजों के साथ बातों